Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss the topic trading town and pastoral zone. Class 11th history. This is chapter 1, writing and city life. Because chapter according to your new syllabus, this chapter 2 is chapter 1. तो टॉपिक है ट्रेडिंग टाउन एंड पास्टोरल जोन. ट्रेडिंग टाउन एंड पास्टोरल जोन. माय डियर, बिफोर डिस्कस दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, आई वुड लाइक टू व्हाट मैं आपको उन चीज़ों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिन चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में बात. जैसे टॉपिक हमारा क्या है, ट्रेडिंग टाउन इन पास्टोरल जोन और ट्रेडिंग टाउन इन पास्टोरल जोन. ओके, और ट्रेडिंग टाउन इन पास्टोरल जोन. But before we start this topic, I would like to recall you. I would like to remind what we studied in our previous class. हमने previous classes में अर्बनाइजेशन टॉपिक हमारा था, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा. अगर आप बुक में देखें तो अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल एंड. इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस टॉपिक में हम लोगों ने कई सारी बातों पर ध्यान दिया. कई सारी बातों पर ध्यान कहने का सेंस इतना ही है कि हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कि किस तरीके से मेसोपोटामिया में राजा, किस तरीके से मेसोपोटामिया में मंदिर, और किस तरीके से मेसोपोटामिया में नगरों का विकास हुआ, और किस तरीके से पूरे मेसोपोटामिया की जो इकोनॉमी थी वो प्रॉपरली रन करते हुए आगे बढ़ी. हमने ये भी देखा कि किस तरह से मेसोपोटामिया, जो उरुक सिटी की कल्पना हम लोगों ने की, उरुक सिटी की तुलना हम लोगों ने की. वी कंपेयर उरुक सिटी किससे? उन जोधड़ों से. हमने कहा था कि उरुक सिटी का विकास, उरुक सिटी का डेवलपमेंट डे बाय डे बढ़ते गया. 2800 BC तक आते आते ये 400 हेक्टेयर में फैल गया. जो 4200 BC से लेके 400 CE तक, इतने लंबे काल तक उरुक सिटी बनी. अगर आपको याद हो, उरुक सिटी की बात की, उन्होंने कहा यहाँ तक इसका, इस सिटी का एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देता है. और यहाँ पे कहता है कि ये पहले कितनी थी? 250 हेक्टेयर थी. जो मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो से 2 टाइम बड़ा था, 2 गुना बड़ा था. 2800 BC तक आते आते ये 400 हेक्टेयर क्या, ठीक है, ये 400 हेक्टेयर तक पहुंच गया. तो इस तरह से इतने डेवलपमेंट की जो चीज़ें दिख रही हैं, जो डेवलपमेंट का फेजेस दिख रहा है, प्राउड टू से दैट दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ द मेसोपोटामिया सिटी. अब इसके साथ साथ हमने कहा ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल. उरुक वाज रिलीजियस सिटी. उरुक वाज रिलीजियस सिटी. तो क्या हुआ? ब्यूटिफिकेशन. ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स. मंदिरों की सुंदरता, मंदिरों की जो उसके आर्किटेक्चर्स थे, जो उसका स्कल्पचर था, उन चीज़ों को और बेटर फॉर्म में करने का प्रयास किया गया. हमने आपसे ये भी कहा था कि एक उरुक के मंदिर को बनाने के लिए एक छोटा सा हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला. तो एक सामान्य जो मंदिर है वो तो कितने में है? कहता है कि 1500 मेन 5 ईयर तक लगातार काम करते हैं. कितने देर तक? 10 आवर्स a day. और तब जाके ये शहर बना, ये शहर का ये मंदिर बना. फिर हमने एक और आपको बताया था ऑर्डर व्हील के बारे में हमने चर्चा की थी.
with the wheel was very change. पॉटर्स व्हील जो थी, कुम्हार का जो चाक था, या ऐसे कहें इसको, तो कुम्हार का चाक था, इसने कई सारी चीज़ों को डेवलप किया। न केवल इससे पॉट बनाए गए बर्तन, बल्कि इससे व्हील, कार्ट व्हील और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ, जैसे अब घरों को बनाने के लिए बड़े बड़े पिलर्स की जरूरत नहीं थी, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा माध्यम बना लिया जिससे वो क्या करें, बड़े बड़े ऊंचे पिलर्स पे घर को बनाए, खड़ा करें, दो ऊंचे। अब छोटे घर में विस्तृत रूप में फोटो खा लो। उस तरह मेसोपोटामिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस तरीके से मेसोपोटामिया में प्रॉपर डेवलपमेंट हुए, और जिससे ये पूरा एक रिलीजियस सिटी के रूप में डेवलप। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखी बात है। आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग टाउन एंड पास्टोरल जोन। ट्रेडिंग टाउन एंड पास्टोरल जोन, इन चीज़ों को देखिए। ये ट्रेडिंग टाउन द पास्टोरल जोन, I hope you have remember that I was discussing in the starting of this class that the meaning of Mesopotamia. In the meaning of Mesopotamia, if you will observe, then two more things which is very important, you can easily कैसे आप पा लिए होंगे, पा लेंगे। मैंने कहा था मेसस एंड पोटामस, मिडिल एंड रिवर। तो रिवर जैसे ही आई, जैसे क्या आया, रिवर। So my dear, a trading town in pastoral zone, here pastoral zone, okay, and trading town. The starting of the class, I was discussed that the Mesopotamia situated in between two rivers, Euphrates and Tigris. तो जैसे हमने रिवर का नाम लिया, रिवर लिखने से दो चीजें मिल गई, क्या, एक इरिगेशन, इरिगेशन से क्या हुआ, फार्मिंग, फार्मिंग के साथ साथ पास्टोरलिज्म, और यहां उसी तरफ रिवर से क्या हुआ, चीप मोड, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन चीजों के आधार पे आप समझिए, पहले इरिगेशन, रिवर से क्या मिला, इरिगेशन, जब पानी की सुविधा मिली तो खेती हुए होंगे, खेती हुआ होगा, और खेती के बाद जो जमीनें बची होंगी हरी भरी घास से पास्टोरलिस्ट इंडस्ट्री के लिए हो गई। पास्टोरलिज्म डेवलप, पास्टोरलिज्म वहाँ पे प्रॉपरली रन फुल फर्टाइल हुआ होगा, बड़ा होगा। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करें तो उसमें कई सारे आपको क्या करना पड़ेगा, घाटे उठाने पड़ सकते हैं, जैसे आपको कई सारी चीज़ों को झेलना पड़ सकता है। क्या आपको उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों को जानने के लिए आपको पहली चीज़, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको पहले बुलक के बाद आपको उसके लिए गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी, जानवरों को खिलाने के लिए घास और उनकी भोजन सामग्री को लेना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी कि कहीं रास्ते में लूटपाट ना हो, आपका सामान ना लूट लिया जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचने और इन चीज़ों से सस्ते में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो लोगों ने बड़े इजली क्या किया, रिवर जो चैनल्स थी उनको ट्रांसपोर्टेशन मोड में यूज किया। नदियों की जो धाराएं थी, रिवर स्ट्रीम्स थी, उसमें बोटिंग के माध्यम से लोगों ने आसानी से पहुँचाया।
स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास आई वाज डिस्कस किस तरीके से इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने जो यूफ्रेट्स थी, नदी थी, वो जो ईरान के आंतरिक भागों तक जाती थी, इंटरनल एरिया में प्रवेश करती थी, उसके माध्यम से आसानी से अपने वस्तुओं की आवाजाही करने लगी। एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था आपकी बुक में, आपको याद होगा, सेकेंड आई थिंक और थर्ड टॉपिक, आपके सेकेंड और थर्ड टॉपिक में था मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी, यहाँ पर इसको लिख दीजिए। मूवमेंट्स ऑफ द गुड इनटू सिटी, डायरेक्ट आप इससे जोड़ सकते हैं, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, और आप उसको जोड़ सकते हैं किससे, रिवर से। आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ईरान में जो आंतरिक भागों में प्रवेश करने के लिए रोड रूट नहीं थे, इसके माध्यम से आसानी से क्या होते थे, वो पहुंच जाते थे इजली वहाँ तक। ये पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ, इस तरीके से उन लोगों ने आंतरिक भागों में प्रवेश किया। इन चीज़ों को हम लोगों ने चर्चा की। आइए अब डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर, ट्रेडिंग टाउन इन पास्टोरल जोन, और आपकी बुक में क्या लिखा है इन चीज़ों को देखते हैं। Dear, the topic is the trading into pastoral zone. After 200 BC, the royal capital of Mari flourished. You will have noticed that Mari stands not on the southern plain with its high productive agriculture, but much further upstream on the Euphrates. Map 3. With its color coding show that agriculture and the animal rearing were carried out close to each other in this region. Some communities in the kingdom of Mari had both farmers and pastoralists, but most of its territory was used for pasturing sheep and goats. Okay, मैंने आपसे पिछली क्लास में कई सारी बातें बताई। मैंने कहा था कि ये एरिया जो है, ये क्षेत्र पूरा कई सारे जोग्राफिकल रीजन से भरा हुआ था। कहीं जंगल थे, कहीं मैदान था, कहीं प्लेट्यू थे, कहीं डिजर्टेड लैंड था, कहीं फॉरेस्ट थे। तो ये पूरे रीजन्स में यूफ्रेट्स और टिग्रिस के द्वारा, नदियों के द्वारा आराम से इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल थी, वेटलैंड भी अवेलेबल थे, हर तरह की चीज़ें थी। उसके आधार पे 2000 BC के बाद जो मारी नगर था, मारी नगर एक रॉयल कैपिटल के रूप में खूब विकसित हुआ, खूब फला फूला। आपने अगर मैप में देखा, मैप नंबर 2 में क्लियर दिखाया है। मैप नंबर 2, यहाँ पे मैप नंबर 2 देखिए बुक में सभी लोग, आई विल शो यू। Okay, this map and one another, and this is one another map, and here the one map is also. आपके बुक में 3 मैप है, ध्यान से देखिए। आपको आप मैप नंबर 3 में देखिए मारी, ये आप येलो कलर का देखिए, ये मारी का मैप है। मारी की सिचुएशंस को बता रहे हैं। आप देखिए कलर के जो जितने भी कलर्स दिए गए हैं, उस कलर्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। येलो है, ब्लू है, कुछ डॉटेड है, कुछ स्लेटी कलर है। तो इन मैप के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियरफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, और देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, आप देख के क्लियर कर सकते हैं कि किस रीजन में क्या है। जैसे आप देखिए यूफ्रेट्स रिवर को दिखाया है, एग्रीकल्चरल लैंड को दिखाया है, मारी सिटी में कुछ प्लेट्यू रीजन्स को भी दिखाया है। प्लेट्यू दोनों साइड देखिए तो प्लेट्यू को भी क्लियरली डिफाइन कर रहा है। तो मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा
जो मेसोपोटामिया रीजन्स का एरिया है, इस पूरे मेसोपोटामियन रीजन में आपको क्या दिखेगा, मैप को अगर आप फोकस करें, मैप को अगर आप देखें, उस मैप में आपने कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खेती की जा रही है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मैदानी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पठारी हैं, साथ ही साथ कहीं पे पशुपालन हो रही है तो कहीं ऊपरी क्षेत्रों में खेती हो रही है। अगर मानचित्र 3 में देखें, मैप 3 में देखें, तो विभिन्न रंगों का प्रयोग करके दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन के साथ साथ क्या है, खेती और पशुपालन के साथ साथ एक साथ दोनों चलते थे, मतलब फार्मिंग एंड हम इंडस्ट्री नहीं कर सकते हैं, टूरिज्म कह ले, पशुपालन उद्योग कह ले, फार्मिंग और पास्टोरल, ये दोनों एक साथ मिली जुली संस्कृति, मतलब एक जगह पे ये दोनों हो रहे हैं, खेती भी हो रहा है और खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो रहा है। ओके, इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझें, आसान भाषा में समझें, तो हम कह सकते हैं कि 2000 BC में जो मैप हमने शो किया मारी का, उस मैप में कलर के आधार पर अगर आप देखें तो डिफरेंट कलर्स के हैं जो ये बताते हैं कि कुछ क्षेत्र इसके क्या है, प्लेटू रीजन है, कुछ क्षेत्र इसके माउंटेन है, कुछ क्षेत्र इसके प्लेन है, फार्मिंग लैंड है, कुछ क्षेत्र इसके फॉरेस्ट हैं और कुछ क्षेत्र इसके डिजर्टेड है, ओके। तो ये अलग अलग क्षेत्र, और यहाँ पे अगर देखें तो कुछ आपको वेटलैंड वाली भी इलाके मिल जाएंगे, नमभूमि के क्षेत्र भी मिल जाएंगे। तो जो ये वेटलैंड वाला इलाका है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पास्टोरल इंडस्ट्री डेवलप होगी, ये प्लेन रीजन जो है वहाँ पे क्या होगी, फार्मिंग होगी। इस तरह से इनके बीच का एक अच्छा संबंध है, जो अगर इस पूरे लैंड को देखें तो। आगे आकर कहता है कि लोग क्या चाहते थे, लोगों के पास भेड़ थी, बकरियां थी, जिनका प्रयोग ये लोग कभी कभी या दूसरे शब्द में कहें कि यही इनकी प्रॉपर क्या थी, पूंजी थी, कैपिटल था, इसी को वो लोग अपने जीवन में, लाइफ में इसको रखते थे। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती, तब वे अपने पशुओं तथा पनीर के चमड़े, मांस, मीट के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गड़ेरियों के बीच कई बार झगड़े होते थे, जिससे हर्ट्स थे। गड़ेरिए कई बार अपनी भेड़ बकरियां पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार लेते थे, जिससे किसान की फसल को बहुत ही नुकसान होता था। और फिर जब किसान इससे परेशान होता था, कहने का मेरा सेंस ये है, सपोज जब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ, अब आप थोड़ा समझिए, चार्ट के आधार पर समझेंगे तो पूरे पैराग्राफ इजीली समझ में आएगा, ठीक है। एक तरफ हमने कह दिया फार्मिंग लैंड, और दूसरी तरफ हमने कर दिया दूसरी तरफ हम कह रहे हर्डर्स के हैं, ज़्यादा अच्छे हर्डर्स। ओके, पशुपालन या हर्डर्स को कहेंगे तो आप कहीं दूसरी मीनिंग ना समझ लेते, एग्जैक्ट मीनिंग आते हैं। दूसरे रीजन में क्या कहता है, एक तरफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग,
बहुत कॉमन भाषा में करें तो पशुपालक। अब ये लोग क्या करते थे, इनके इलाकों में घुस के, और ये पहली चीज़ तो दोनों के बीच म्यूचुअल बॉन्डिंग थी। इनको अगर किसी चीज़ की तो इनके पास क्या होगा, हडर्स के पास मीट, ओके, मिल्क, ओके, वूल, ओके, फिर उनके बाद ओके, और इनके बदले वो क्या प्राप्त करते थे इन लोगों से, इन लोगों से वो ग्रेन, फूड्स, खाने की चीजें, मेटल, ओके। तो इन लोगों के दोनों के बीच जो म्यूचुअल बॉन्डिंग थी वो यही थी कि ये वस्तुओं को आदान प्रदान करके आपस में को एग्जिस्टेंस के साथ जीवन जीते थे। लेकिन कभी कभी इनके बीच विवाद भी होता था, और वो विवाद था जब ये लोग के पास कुछ नहीं होता तो ये इनके क्षेत्र में आकर लूटपाट करते, इनके सामानों को लूट ले जाते, और यहाँ पे इनके सामानों को लूट के ले जाने के बाद दोनों के बीच आपस में ऑब्वियसली लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट होगी। दूसरी चीज़, ये लोग जानबूझ के कभी कभी के खेतों में अपने जानवरों को रख देते थे, जिससे इनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। ये भी एक विवाद का कारण होता था, ये भी एक आपस में लड़ाई का कारण बनता था। इनके पास जानवरों के गोबर से बने खाद महत्वपूर्ण थे, जो ये चीज़ों को खेती के लिए महत्वपूर्ण थी, जो उनको देते थे, और उनके बदले में लोग खाद के बदले, मीट के बदले, मिल्क के बदले, ऊन के बदले, और उनके जानवरों के बालों के बदले ये लोग अपनी आवश्यकता की चीज़ें उन लोगों से प्राप्त करते थे, फार्मिंग एरिया में रहने वाले लोगों से प्राप्त करते थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच क्या थी, म्यूचुअल बॉन्डिंग। मेसोपोटामिया के इतिहास पर यदि आप नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के जो कृषक हैं, जो वहाँ के खेती करने वाले लोग हैं, उन लोगों में एक कॉमन चीज़ दिखेगी, क्या, कि वो लोग खेती से अपने को इन्वॉल्व किए हुए हैं, खेती उनका मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। ये लोग मुख्य भूमि प्रदेश में समुदायों के जो झुंड हैं पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। मतलब मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि के प्रदेश में बाहर से आने वाले समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। ये या तो गलेरिए थे, गर्मियों में आते थे, अपने जानवरों के साथ आते थे, या तो कुछ और ऐसे महीने में जो इनके लिए उपयोगी था। मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि बड़ी संख्या में ये लोग मरुस्थलीय क्षेत्र से इस फार्मिंग एरिया में प्रवेश करते थे। ये हर्डर्स से ये बाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। इनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित कर लिया, कुछ ने शक्ति प्राप्त कर ली, कुछ ने नोमैडिक लाइफ छोड़ के अक्काडियंस, एमिराइट्स, असीरियन, आर्मीनियन जाति के लोग ने अपने को स्टेबल सोसाइटी में अपने को कन्वर्ट कर लिया। मारी के राजा एमिराइट समुदाय के थे, उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी, और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में इसलिए एक मंदिर बनाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी, और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों की परस्पर मिश्रण से वहाँ की सभ्यता में जीवन और शक्ति का एक महत्वपूर्ण बॉन्डिंग स्थल। अब यहाँ पे दो चीज़ें, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक शहर मारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मारी की कंडीशन, मारी की जो पॉपुलेशन एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, जनसंख्या कैसे बसी, तो मारी एक सिटी है। इस शहर में मोस्टली कहाँ से लोग आ रहे हैं, साउदर्न पार्ट में। किस रूप में आ रहे हैं, या तो
आर्मी के रूप में, मतलब मिलिट्री के रूप में, या ऐसे कहें आर्मी पर्सन लगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या वॉरियर्स के रूप में, या हर्डर्स के रूप में। अब ये लोग इस रूप में आने के बाद क्या कर रहे हैं, अपने को मारी में स्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले क्या थे, नोमैड थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह ये भटकते रहते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अपने को यहाँ पे स्थापित कर दिया। अब इन लोगों ने क्या किया, अपने को पूरी तरीके से मारी में यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि मारी में इन लोगों, मारी में कई सारे एथनिक ग्रुप्स थे। जैसे अगर आप बुक को देखें तो बुक में क्लियरली लिखता है कि, कहता है कि दो मेसोपोटामियन हिस्ट्री, द नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ द वेस्टर्न डिजर्ट filtered into the prosperous agricultural heartland. The Sephards would bring their flock into the sown area in the summer. Such group would come in the herders, harvest laborers or hired soldiers. Soldiers को लिखें, आर्मी में soldiers वही है। बात सब वही है। सोल्जर्स, आर्मी पर्सन, हॉर्डर्स, वॉरियर्स, ये लोग कहाँ से आए, साउदर्न पार्ट से आए। इन लोगों ने अपने क्या किया, अब ये लोग अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़ के अपने को स्थापित एक स्टेबल लाइफ को जीना चाहते थे। इसलिए कहता है कि ये लोग क्या किए, लेबर्स आल्सो occasionally become a prosperous and settle down. A few gained the power to establish their own rule. These included the Akkadians, Amorites, Assyrians, and the Armenians. You will read more about rulers from pastoral societies. Theme 5. The king of Mari were Amorites, who dressed different from that the original inhabitants, and who respected not only the gods of Mesopotamia, but also raised a temple at Mari for Dagon, god of the steppe. The Mesopotamian society and a culture were thus open to different people, and culture and the widely the civilization was perhaps due to the end text. कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट different type of communities, they try to establish himself in particular region. First, the starting phase, they were wanderer. They came from the southern part, deserted area, and gradually they decided that why we not establish himself properly, why we not settled himself in this area. They looted huge amount of wealth. They were prosperous. They had so much money. So at all they decided to settle himself in this region. The various type of ethnic groups like Amorites, Assyrian, Akkadians, इन लोगों ने अपने को क्या किया, they were all settled. आश्चर्य की बात यह है, even they settled in Mesopotamia, but they didn't give the respect of the Mesopotamian god. उन्होंने मेसोपोटामियन गॉड को रिस्पेक्ट नहीं दिया। मेसोपोटामियन गॉड की जगह उन्होंने किसको ध्यान दिया, किसको रिस्पेक्ट दिया? मेसोपोटामियन गॉड की जगह उन्होंने स्टेपी के देवता डैगन को, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने डैगन से क्या किया, एक टेम्पल बनाया।
डैगन के लिए एक टेम्पल बना। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो अपने को पूरी तरीके से क्षेत्र में स्टेब्लिश करता है, राजा बनता है, और फिर वो मेसोपोटामिया के देवताओं के सम्मान की जगह स्टेपी के देवताओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण करता है। बेसिकली ये क्या थे, बेसिकली इस रीजन में रहने वाले दो तरह के लोग थे, कंक्लूड करते हैं इसको। एक थे हर्डर्स और एक थे फार्मर्स, एजेंट्स। फार्मिंग भी होती थी, पशुपालन भी होता था, आपस में दोनों के कभी कभी झगड़े होते थे कुछ बातों को लेके, लेकिन प्रायः आपस में म्यूचुअल बॉन्डिंग अच्छी थी। एक दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दूसरे के लिए लोग हेल्प करते थे। लेकिन कभी कभी जो हर्डर्स थे, जो पास्टलिस्ट थे, वो अपने जानवरों को इनको खेत से गुजार दिया करते थे, या ये लोग पहाड़ों से नीचे उतर करके प्लेन में पहुंच के इन जो स्टेबल कल्चर के लोग हैं, फार्मर्स हैं, इनको लूट लिया करते थे। तो इनको लूटने के कारण, उनके खेतों को बर्बाद करने के कारण इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आया आपके पास कि बाहर साउदर्न रीजन से आने वाले कुछ लोग इस एरिया में प्रवेश किए जो डिजर्टेड एरिया से आ रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो कई सारी कम्युनिटी के थे, कई सारे ग्रुप्स के थे, ये लोग प्रॉस्पर्स थे क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छे पैसे थे, वेलियर थे। ये लोग अपने को स्टेबल करने, नोमैड लाइफ से ये लोग अपने को स्टेबल लाइफ में कन्वर्ट करते। और यहाँ पे जो मारी का शासक हुआ है वो एमराइट्स कम्युनिटी का था, तो इसलिए उसने जो देवताओं का निर्माण किया वो एमराइट्स देवता। मेसोपोटामियन देवता क्या होते हैं, क्या स्टेपी के देवताओं को महत्वपूर्ण तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया। डैगन जो महत्वपूर्ण देवता के रूप में आए, ये था एक कॉमन चीज, ये थी एक कॉमन हिस्ट्री, इसके बारे में मैंने आपसे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।